इस वीडियो में हम क्लास 10 की संचयन की पुस्तक के पाठ को सपनों कैसे दिन इस पाठ को पढ़ेंगे। कहानी बहुत लंबी है। गुरदयाल सिंह जी की कहानी है। बहुत सुंदर रचना है। अपने बचपन की घटनाओं को इन्होंने बताया है। बचपन में ये किस तरह के वातावरण में रहा करते थे, कैसे इनके दोस्त होते थे। लंबी कहानी है लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी करने की और जल्दी से इसे खत्म करेंगे। सपनों कैसे दिन पाठ का शीर्षक है। सपने जो हमें बहुत सुखद लगते हैं लेकिन आँख खुलते ही सब गायब हो जाते हैं। ऐसे ही जो अच्छा समय होता है वह भी हमारे लिए सपनों के समान आता है और जल्दी ही गायब हो जाता है। बचपन के दिन भी सपनों के से दिन होते हैं जब खुशियाँ मिलती हैं, आनंद होता है, किसी तरह की कोई चिंता, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। सब हमारा ख्याल रखते हैं, प्यार करते हैं, हमें खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो लेखक ने इस कहानी को शीर्षक दिया है सपनों के से दिन। मुझे पता है कि बच्चे अपने आप इस पाठ को पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी इस वीडियो को बनाने की जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि इसमें बहुत सारे प्रसंग ऐसे हैं जिनमें शायद कहीं अटक सकें, तो आपको प्रश्नोत्तर लेखन में, अभिव्यक्ति में कहीं बाधा ना आए, अभिव्यक्ति में कहीं कोई रुकावट ना आए, तो इसलिए इस वीडियो को बनाया गया है। मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता। नंगे पांव, फटी मैली सी कच्छी और टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल। गांव में रहते थे लेखक। गांव के बच्चों को सुविधाएं तो होती नहीं है। नंगे पैर रहते थे, फटे पुराने कपड़े पहनते थे और कई तो केवल कच्छी में, अंडरवियर में ही घूमते रहते थे। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते, नीचे को भागते, गिरते न जाने कहाँ कहाँ चोट खा लेते और पहले से ही फटे पुराने कुर्ते तार तार हो जाते। धूल भरे कई जगह से छिले पांव, पिंडली, पिंडली होता है घुटने और पंजे के बीच का हिस्सा, तो जगह जगह से चोट खा लेते थे, गिरते थे। पिंडलियां और पिंडलियों में चोट लगती थी। लहू के ऊपर जमी मिट्टी, रेत मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जाते तो सभी की बहनें और माँ उन पर तरस खाने के बजाय उनकी पिटाई करती। कईयों के तो बाप बड़े गुस्सैल होते, जब पीटने लगते तो ये ध्यान भी ना रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से लहू बहने लगा है और उसे कहाँ चोट लगी है। परंतु उतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने चले जाते। यह बात तब ठीक से समझ आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने गया और वहाँ बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। ऐसी बातों को तभी जान पाया कि बच्चों को खेलना इतना अच्छा क्यों लगता है, बुरी तरह पिटाई होने पर भी फिर खेलने क्यों चले जाते हैं। बहुत जल्दी जल्दी मैंने इसकी रीडिंग की है, अब इसको मैं बता देती हूँ। लेखक बताते हैं कि हम जब खेलते थे तो गिर जाते थे, चोट खाते थे, और जब चोट खाकर खून निकाल कर, जब चोटों में से खून निकलता था फिर भी हम मिट्टी में लथपथ खेलते रहते थे, और जब घर जाते थे तो हमें हमदर्दी नहीं मिलती थी। आजकल तो किसी को थोड़ी सी भी चोट लगे तो डॉक्टर के पास जाना है, टिटनेस का इंजेक्शन लगाना है और फिर उसको डेटॉल से साफ करना है। ये सारी चीज़ें आजकल घर में देखी जाती हैं, लेकिन उस समय में कहते हैं चोट खाकर जब जाते थे तो इतना प्यार नहीं मिलता था। मम्मी और बहनें जो थी तरस खाने की जगह पिटाई करती हैं, और पापा के हाथ लग जाते थे तो पापा तो बहुत गुस्सैल होते थे, बुरी तरह पीटते, और इतनी चोट पिताजी के पीटने से लगती जितनी चोट तो ये पहले भी खाकर नहीं आए थे। लेकिन इतनी चोट के बावजूद भी अगर फिर खेल कूद ने दिखाई दे तो फिर से दौड़ कर ये वहाँ पहुँच जाते थे। तो कहते हैं कि बच्चों को डांटो मारो लेकिन फिर से वही काम करते हैं, तो इसके पीछे क्या बात होती है, ऐसा कौन सी रुचि होती है जो बच्चे मारपीट खाने के बाद भी फिर से खेलने पहुंच जाते हैं। तो कहते हैं ये बात मुझे तब समझ आई जब मैं स्कूल अध्यापक बनने के लिए ट्रेनिंग करने गया और वहाँ बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी को पढ़ा कि बच्चों को खेल कूद के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षण होता है और उनका मन इतना भोला होता है कि किसी भी बात को वे दिल पर नहीं लेते हैं और उनको जल्दी से भूलकर फिर से पुरानी स्थिति में ही लौट जाते हैं। तो ये सारी बातें इन्हें तभी समझ आई जब इन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी, जब इन्होंने यहाँ पर छोटे बच्चों के मनोविज्ञान को पढ़ा था। आगे देखते हैं। मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों के हुआ करते थे। कहते हैं सभी साथी हमारे जैसे घर के ही होते थे। बहुत अमीर नहीं थे हम लोग, गरीब से लोग थे। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांव से आकर बसे थे। 2-3 घर साथ की उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे। हमारी सभी की आदतें भी बहुत मिलती जुलती थी। इन सब बच्चों की आदतें एक जैसी थी। उनमें से अधिकतर तो स्कूल जाते ही ना थे, और जगह कभी गए भी तो पढ़ाई में रुचि ना होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए और फिर स्कूल गए ही नहीं, और ना ही माँ बाप ने जबरदस्ती भेजा। आजकल तो एजुकेशन जरूरी है, सरकार ने भी सरकारी स्कूलों में एजुकेशन कंपलसरी की हुई है। जो पढ़ा नहीं सकते माँ बाप वो वहाँ
फ्री में बिना फीस के पढ़ा सकते हैं। लेकिन उस समय में पढ़ाई पर इतना जोर नहीं होता था। जो बहुत समझदार परिवार हुआ करते थे वही पढ़ाते थे, पैसे वाले होते थे वही पढ़ाते थे। ज्यादातर का ये होता था कि थोड़ा बहुत कुछ पढ़ना है तो पढ़ लो, नहीं तो कहीं छोटे मोटे काम पे लग जाना, खेती बाड़ी कर लेना। तो माता पिता भी जबरदस्ती नहीं करते थे, और इसी बात का फायदा उठाकर बच्चे क्या करते थे कि स्कूल जाते समय अपने बस्ते को तालाब में फेंक आते थे। मास्टर जी ने एक दिन पिटाई कर दी तो अपने बस्ते को तालाब में फेंक आते थे और फिर कभी स्कूल जाते नहीं थे। यहाँ तक कि परचूनिया आढ़तिये भी, परचूनिया कहते हैं जो बनिए की दुकान, जनरल स्टोर, जो सामान रखते हैं, आटा चावल चीनी तेल ये सब रखते हैं, उनके बच्चे आढ़तिये होते हैं जो दलाल का काम करते हैं। मंडियों में दलाल होते हैं, पहले जो बड़ी मंडी से सामान आता है उसे लेते हैं और उसके बाद छोटे दुकानदारों को देते हैं। तो ये आढ़तिये भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी नहीं समझते थे। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते मास्टर जी क्या हमने इसे तहसीलदार लगवाना है। अब कोई मास्टर जी अगर उन बच्चों को समझाने के लिए, माता पिता को समझाने के लिए जाता तो कहते मास्टर जी हमें तहसीलदार नहीं बनाना है, कोई कलेक्टर नहीं बनेगा हमारा बच्चा, थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास से लंडे पढ़वाकर दुकान पर बहिया लिखने लगेगा। तो कहते हैं कि ये जो अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास से ये हम इसे थोड़ी सी गिनतियां सिखा देंगे, पहाड़े सिखा देंगे, और बही कहते हैं हिसाब किताब को, कि वहां पर हिसाब किताब कर लेगा, बस इतनी पढ़ाई इसकी काफी है। पंडित 6-8 महीने में लंडे और मुनीमी का सभी काम सिखा देगा। मुनीम कहते हैं क्लर्क को, जो क्लर्की करते हैं। तो कहते हैं ये सारा जो लिखा पढ़ी का काम है 7-8 महीने में सिखा देगा, इतनी बड़ी शिक्षा की इसे जरूरत नहीं है। वहां तो अभी तक अलिफ बे चीम जीम च, मतलब जैसे हम अल्फाबेट सीखते हैं, अ आ सीखते हैं, उस समय का मीडियम उर्दू हुआ करता था, तो उसकी वर्णमाला के विषय में कहते हैं कि वहां तो अभी तक ये भी नहीं सीख पाए हैं। आगे देखते हैं। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए। परिवारों से थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते थे, उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आती थी, परंतु खेलते खेलते तो एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ जाते थे। देखिए कितनी बड़ी बात इसमें कही है कि जो बच्चे होते हैं उनके लिए भाषा कभी भी आड़े नहीं आती है, उनके लिए भाषा कभी ऐसी नहीं होती है रुकावट की हमारी अभिव्यक्ति नहीं होगी, तो वे तो एक दूसरे की बात को बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। पता ही नहीं चला कि लोकोक्ति अनुसार एक खेड़न दे दिन 4, ये सब इनकी लोक भाषा के शब्द हैं। खेलने के 4 दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चला इन्हें भी। हम में से ऐसा कोई ना था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद ना समझता हो। स्कूल जाना कैद लगता था, पढ़ना कैद लगता था। ये कहते हैं कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं था जो पढ़ने को मुसीबत ना समझता हो, जेल ना समझता हो। सब सोचते थे पढ़ाई लिखाई छूटे और हम भी आज़ाद हो जाएं। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम कराने लगे थे, कुछ के माँ बाप ने तो अभी से इन्हें काम पर लगा दिया था। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। बच्चे जब मस्ती करते हैं तो बाग बगीचे में मस्ती करना, फूलों की सुगंध लेना, यह सब बड़ा मस्ती का काम इन्हें लगता है। यह शब्द शायद आधी क्षति होती है 100 साल की। क्षति माने 50 साल पहले, 50 साल पहले की घटना ये बता रहे हैं कि आधी क्षति पहले की बात मैं बता रहा हूँ अपने बचपन की। पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे परंतु आज तक याद है। याद रहने का कारण यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं सोच समझ के अनुकूल होगा। परंतु स्कूल के अंदर जाने के रास्ते के दोनों ओर अलियार के बड़े ढंग से कटे छटे झाड़ उगे थे जिन्हें हम डंडिया कहा करते थे। ये कहते हैं कि इसको थोड़ा मैं जल्दी कर देती हूँ कि ये कहा करते थे कि उस समय जो स्कूल जाते थे तो दोनों ओर जो झाड़ लगी होती थी उसकी सुगंध आज भी इनके मन में है, और वहां पर फूल तोड़ना मना लिखा होता था फिर भी ये जानबूझकर वहां से फूल तोड़ा करते थे। तो बचपन की शरारतें हैं जो ये स्कूल में किया करते थे। उन फूलों को तोड़कर या तो जेब में रख लिया करते थे, कभी माँ उन्हें निकाल देती थी धोने के समय में, कपड़े धोते समय, और कभी ये उन फूलों को खुद ही चर जाया करते थे, खा जाया करते थे, बकरी की तरह खाते थे। अगली श्रेणी में दाखिल होते तो कुछ और बड़े और सयाने होने के, सयाना माने बड़ा होना, उत्साहित भी होते, परंतु दूसरी ओर नई और पुरानी किताब कॉपियों से न जाने कैसी बास आती। बास मतलब बदबू। इन्हें किताबों में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा और उसमें से न जाने कैसी बदबू आती थी। और दूसरा जो डर था उन्हें वो मास्टरों की डांट का और मार का डर था। पिछली श्रेणी में, पिछली क्लास में भी इन्हें मास्टरों ने पढ़ाया है, मारा है, और अभी भी यही मास्टर पढ़ा रहे हैं और मार रहे हैं, तो इसी बात का डर इन्हें लगा रहता था।
तो इन्हें पढ़ाई कभी अच्छी नहीं लगी, और हमेशा ये दो चीज़ें इन्हें जो अरुचि का कारण था वो ये था कि एक तो किताब कॉपियों से बड़ी अजीब सी दुर्गंध इन्हें आती थी, दूसरा मास्टरों से डर लगता था जिन्होंने पिछली क्लास में पढ़ाया है, इस क्लास में भी वही मिले हैं और वो भी इस साल भी शायद ऐसे ही पिटाई करेंगे।